13 जनवरी 1925 केंटकी इन यूएसए। केंटकी में सैंड केव नाम की एक जगह है जो ऑब्वियसली एक गुफा है। इसी दिन यानी 13 जनवरी 1925 को विलियम फ्लोयड कॉलिंस नाम का 38 ईयर ओल्ड एक बंदा इस सैंड केव में एक लालटेन लेकर के घुसता है। ये केव बहुत छोटी थी, इसलिए कॉलिंस को अपने घुटनों पर चलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और वहीं केव के सरफेस पर नुकीले पत्थर भी निकले हुए थे जिनको पार करते हुए कॉलिंस बस आगे बढ़ता ही चला जाता है। थोड़ी देर तक जद्दोजहद करने के बाद कॉलिंस इस केव के एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक्सपीरियंस केवर्स भी इस जगह को पार करने में कतराते थे और इस जगह का नाम था टर्न अराउंड रूम। दरअसल जो भी यहाँ पर आता वो बस इस स्क्वीज को ही देखकर वापस लौट जाता था, क्योंकि इस स्क्वीज की चौड़ाई बस 9 इंच थी। इसी 9 इंच की चौड़ाई की वजह से अधिकतर केवर्स वापस लौट जाते थे और इसी वजह से इस जगह का नाम टर्न अराउंड पड़ा। लेकिन कॉलिंस यहाँ आने के बावजूद भी नहीं रुकता। ये इस 9 इंच के स्क्वीज में कैसे भी करके अपने पैरों की एड़ियों को पुश करते हुए दी स्क्वीज के अंदर घुसने लगता है, बिना कुछ सोचे समझे कि आगे जाकर के इसे किस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। फिर आगे बढ़ते हुए ये एक वाइड ओपनिंग तक पहुँचता है जहाँ से उसे अब 10 फीट नीचे की तरफ उतरना था। नीचे उतरने के बाद वहाँ से रास्ता खत्म था और अब यहाँ से कॉलिंस को एक काम करना था। ये इस एंडिंग पॉइंट को खोदकर आगे की तरफ जाना चाहता था। इस एंडिंग पॉइंट को खोदकर आगे जाने पर कॉलिंस को एक क्रिस्टल चेम्बर मिलता जो कुछ इस तरह से होने वाला था। यह जगह पूरा व्हाइट क्रिस्टल से भरा हुआ था और इसी जगह को खोजने के लिए कॉलिंस हर रोज यहाँ आकर के इस केव को खोदते हुए आगे बढ़ता था। इस तरह से कॉलिंस का हर रोज का ये रूटीन बन गया था। हर रोज आता, पत्थरों को खोदते हुए आगे बढ़ता इस क्रिस्टल वाले जगह तक पहुँचने के लिए। लेकिन आज 30 जनवरी 1925 को कॉलिंस जब अपना ये काम करके वापस लौट रहा था, इन संकरी पत्थरों के बीच से खुद को घसीटते हुए आगे जाकर के इसकी लालटेन इसके हाथों से गिर करके टूट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। सिचुएशन तो खैर हाथों से निकल ही चुकी थी, फिर भी कॉलिंस बिना किसी पैनिक के आगे बढ़ता ही जाता है। जब ये सतह से करीबन 60 फीट नीचे था तब इसका पैर गलती से किसी लूज पत्थर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो 15 किलो का पत्थर अपने जगह को छोड़कर इसके पैरों पर गिर जाता है। कॉलिंस अपने दूसरे पैर से इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह पर अच्छी तरह से फिट हो चुका था, क्योंकि जगह बहुत छोटी थी और पत्थर भी अपने जगह से जरा भी नहीं हिल रहा था। कॉलिंस को इस पत्थर को हिलाने की वजह से सडनली कुछ और छोटे छोटे पत्थर इसके पैरों पर गिरने लगते हैं। वो जितना भी हिलने की कोशिश करता, ये छोटे छोटे पत्थर उसके पैरों पर गिरने लगते हैं। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब कॉलिंस हिल भी नहीं पा रहा था और अब जाकर के इसे एहसास होता है कि वो बुरी तरह से यहाँ ट्रैप्ड हो चुका है और अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा सिवाय हेल्प हेल्प चिल्लाने के। Kentucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. So far, efforts to free him have been unsuccessful. अब इससे पहले कि हम ये जाने कि कॉलिंस की आवाज किसी ने सुनी या नहीं, उससे पहले हमें थोड़ा बहुत इसके पास्ट के बारे में जानना होगा। विलियम फ्लोयड कॉलिंस, जिसका जन्म 20 जुलाई 1887 को केंटकी में हुआ था, 6 साल की उम्र से ही इसे केव्स को एक्सप्लोर करने में दिलचस्पी हो गई थी, क्योंकि जहां ये रहता था यानी केंटकी, वहां दुनिया का सबसे लार्जेस्ट केव सिस्टम है, मेमोथ केव सिस्टम। 1917 आते आते इसने इस जगह एक नई केव खोजी थी। तब से ही ये इस सब में इन्वॉल्व हो चुका था। यहाँ लोग इन केव्स को देखने भी आते थे टूरिज्म के तौर पर, यानी ये जगह एक केव टूरिज्म बन चुकी थी जो केवर्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया था। 1917 में कॉलिंस ने जिस केव को खोजा था वो केव कुछ खास नहीं थी, इसलिए टूरिस्ट भी उस केव में जाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए आगे चल करके कॉलिंस 18 जून 1925 को एक प्राइवेट केव को डिस्कवर करने का फैसला किया। जिसका ये केव था, वो बंदा इस केव को 50% शेयर पर कॉलिंस को अपने केव की डिस्कवर करने की इजाजत दे देता है और ये वही केव था जिसमें कॉलिंस को व्हाइट क्रिस्टल मिलना था। जिस दिन कॉलिंस केव में अटकने वाला था यानी 30 जनवरी 1925 को, उसी दिन ये उस व्हाइट क्रिस्टल वाले जगह को ढूंढ भी लिया था, लेकिन उस दिन कॉलिंस की शायद किस्मत खराब थी।
22 दिनों के कड़ी मेहनत के बाद उसके सामने जो खुशी आई थी वो खुशी इसके चेहरे से पल भर में गायब हो गई जब वो उस केव में फंसा। 30 जनवरी का पूरा दिन और पूरा रात कॉलिंस बस चिल्लाने में ही गुजार देता है, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। बट अगले दिन प्रॉपर्टी के 2 ओनर्स वहां पर पहुंचते हैं, जहां उनको कॉलिंस की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ जाती है। ये लोग बिना देर किए कॉलिंस के भाई होमर को बुलाते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर हजारों के तादाद में भीड़ भी लग चुकी थी। होमर अपने भाई को बचाने के लिए उस 9 इंच के दी स्क्वीज को पार करते हुए उस वाइड ओपनिंग से नीचे आता है जहां कॉलिंस फंसा हुआ था। होमर सबसे पहले तो अपने भाई को कुछ खाने के लिए देता है, देन वो अपने भाई को वहां से निकालने के जद्दोजहद में लग जाता है, बट कोई फायदा नहीं होता क्योंकि होमर जितना अपने भाई को खींचने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो पत्थर हिल रहा था और पत्थर के हिलने की वजह से वो छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिर रहे थे, जिसमें कॉलिंस और दबता जा रहा था। होमर जितना हो सका अपने भाई की मदद करने की कोशिश करी, बट होमर की बॉडी अपसाइड डाउन होने की वजह से, दरअसल अपसाइड डाउन हो करके ही होमर पत्थरों को इस बकेट के सहारे हटा रहा था। खैर अपसाइड डाउन होने की वजह से होमर को एक वार्डो आने लगा था, इसलिए मजबूरी में उसे बाहर निकलना पड़ा। होमर के बाद कई लोगों ने केव के अंदर जाना चाहा, लेकिन दी स्क्वीज को देख करके सारे लोग डर जाते और वापस लौट आते थे। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। रिपोर्टर्स होमर से इंटरव्यू लेना चाहते थे। उन्हीं में से एक रिपोर्टर विलियम मिलर था। ये होमर से रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है, जिससे होमर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम खुद ही केव के अंदर जाकर के पता क्यों नहीं कर लेते। और पता है क्या, विलियम मिलर सच में दी क्विज को पार करते हुए कॉलिंस तक पहुंच जाता है, जहां ये इस सिचुएशन में भी कॉलिंस से इंटरव्यू ले रहा था। लेकिन इधर कॉलिंस की हालत तो मरने जैसी हो गई थी, इसलिए ये बोलने में भी असमर्थ था। तो अब यहाँ विलियम भी क्या कर सकता था, ये वहाँ से वापस निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और बंदा आता है जो फायर फाइटर था, जिसका नाम रॉबर्ट बर्डन था। रॉबर्ट के पास कॉलिंस को बाहर निकालने के लिए एक प्लान था। ये सबसे पहले तो कॉलिंस के चेस्ट पर एक रस्सी बांधता है और अब रॉबर्ट, विलियम और कॉलिंस का भाई होमर ये तीनों मिलकर रस्सी को खींचने लगते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन बनने के बजाय बिगड़ते ही जा रही थी, क्योंकि रस्सी खींचने की वजह से कॉलिंस सीधा ऊपरी सीलिंग से जाकर के टकरा रहा था। कॉलिंस से टकराने की वजह से दर्द में चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से इन तीनों को रुकना पड़ा। कॉलिंस के फंसे हुए अब 5 दिन हो चुके थे। 5 दिनों के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कॉलिंस को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजा गया। इस टीम में एक बंदा था कैसी जोन्स, जो कॉलिंस तक दी स्क्वीज एरिया को क्रॉस करते हुए पहुंचता है। बट तभी केव के ऊपर खड़े करीबन 10,000 से भी अधिक लोगों की वजन से टर्न अराउंड के पास छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे, यहाँ तक कि अब ऊपर की सीलिंग भी गिरने वाली थी। ये देखते हुए इस बंदे को वापस बाहर आना पड़ा और देखते ही देखते कोलैप्स की वजह से दी स्क्वीज एरिया वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यानी अब ना कोई अंदर जाने का रास्ता था और ना ही बाहर आने का। इस सिचुएशन में रेस्क्यू टीम के पास बस एक ही रास्ता बचता है, ऊपर से खोदकर कॉलिंस के पास जाने के लिए एक नया रास्ता बनाया जाए। कार्ल माइकल, जो इस टीम का लीडर था, इस जगह को खुदवाने के लिए एक हाईटेक मशीन मंगवाता है। जमीन से इनको 55 फीट नीचे तक खोदनी थी और कार्ल माइकल के कैलकुलेशन के हिसाब से 55 फीट नीचे तक खोदने के लिए 30 घंटे लगने वाले थे, जबकि इस रेस्क्यू मिशन में 75 लोग लगे हुए थे। खैर खुदाई का काम स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में तो ये लोग काफी तेजी से काम कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, इनके काम में भी स्लोनेस नजर आ रही थी। 1 घंटे में अब ये मात्र 4 इंच की खुदाई कर रहे थे और जैसा कि कार्ल माइकल ने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 30 घंटे बोले थे, लेकिन अब 144 घंटे लग चुके थे। 144 घंटे के बाद भी इन्होंने सिर्फ 44 फीट ही खोदा था। अब तक कॉलिंस के केव में फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे। अगले कुछ घंटों के बाद 16 फरवरी 1:30 PM मॉन्डे फाइनली 55 फीट की होल बनाई जा चुकी थी और वो केव भी ओपन हो चुका था। सबसे पहले होमर केव के अंदर जाता है। 10 से भी अधिक दिनों तक बिना खाने और पानी के इस सिचुएशन में फंसने के बाद भी तुम बताओ क्या कोई जिंदा रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। होमर देखता है कि इसके भाई का मुंह खुला हुआ था और उसकी सांसें बंद थीं। 22 मार्च 1959 ऑस्कर हैकट नीलमॉस 20 साल का ये लड़का अपने अन्य 7 साथियों के साथ यूके के डर्विशेयर केव में इस केव के नए हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। बाय द वे इस केव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। इस केव के एंट्रेंस में थोड़ा पानी भी मौजूद था।
इनमें से एक बंदा केव के अंदर थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसे इस केव के सरफेस पर एक छोटा होल नजर आता है। इन सबको लगा कि इस छोटे होल के अंदर भी कुछ नए पैसेज हो सकते हैं। सब इस होल को एक्सप्लोर तो करना चाहते थे, बट ये होल इतना पतला था जिसमें हर कोई फिट नहीं हो सकता था, सिवाय यहाँ मौजूद ऑस्कर के, क्योंकि ऑस्कर बहुत पतला था और ये इस होल में जाने के लिए राजी भी हो जाता है। 75 फीट की रस्सी वाली सीढ़ी होल के अंदर डाली गई, जिससे होकर के ऑस्कर नीचे उतरने लगा। ऑस्कर 12 फीट तक तो आसानी से नीचे उतरा, मगर 12 फीट नीचे आते ही एक हार्ड टर्न आया जिसकी लंबाई करीबन 10 फीट थी। ऑस्कर जैसे तैसे खुद को बेंड करते हुए आगे बढ़ता है। 10 फीट के टर्न को पार करते ही एक और 18 फीट की वर्टिकल ड्रॉप आई। ऑस्कर वहां से भी नीचे जाने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाते ही ये देखता है कि कुछ पत्थरों ने इसका रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ऑस्कर पैरों से उन पत्थरों को हटाना चाहा, जिससे थोड़ा बहुत रास्ता तो क्लियर हुआ, बट इस जद्दोजहद में जो सीढ़ी इस केव के अंदर डाली गई थी वो इन पत्थरों के बीच जाम हो गई। थोड़ी देर तक इसने इस रास्ते को और क्लियर करने की कोशिश करी, बट ये इसमें कामयाब ना हो पाया। इसलिए थक हार कर अब ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट ये होल इतनी पतली थी कि सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पैरों को बेंड करना था, और होल बहुत ज्यादा पतला होने की वजह से इसके पैर बेंड नहीं हो पा रहे थे। इसलिए ऑस्कर ने अपने साथियों से इस सीढ़ी को ऊपर खींचने के लिए बोला, बट ये सीढ़ी भी तो इन पत्थरों के बीच फंस चुकी थी। उन लोगों ने इस सीढ़ी को ऊपर खींचने की कोशिश करी, बट सीढ़ी तो अपने जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। That's why अब इन्होंने ऊपर से रस्सियां फेंकना शुरू किया, बट साइडली मोस्ट ऑफ टाइम ये रस्सियां टूट जा रही थी, और रस्सियां टूटने का कारण था ये 10 फीट का टर्न। काफी कोशिशों के बाद जब कोई फायदा नहीं होता तो अब ये समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, और अब इनके पास रेस्क्यूअर्स को बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं। कॉल करने के घंटे भर में ही दर्जनों रेस्क्यूअर्स टीम पहुंच गए। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये होल इतना पतला था कि इसमें हर किसी का अंदर जाना पॉसिबल नहीं था, बट इन रेस्क्यूअर्स में से एक बंदा था रॉन पीटर्स, जो इस होल में जा सकता था। रॉन अंदर जाकर के ऑस्कर के चेस्ट में रस्सी बांधने में कामयाब हो गया, और अब तक ऑस्कर उस केव में बेहोश भी हो चुका था। चूंकि ऑस्कर बेहोश था तो उसे होश में लाने के लिए डॉक्टर्स मैन्युअली ऑक्सीजन बोतल के द्वारा उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई फायदा नहीं हो रहा था। कई घंटों के नाकाम कोशिशों के बाद यहाँ पर एक और रेस्क्यूअर को लाया गया, जिसने ये सजेशन दिया कि अगर ऑस्कर के किसी तरह कॉलर बोन को तोड़ दिया जाए तो उसे आसानी से बाहर खींचा जा सकता है, क्योंकि कॉलर बोन तोड़ने के बाद उसके शोल्डर्स और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और उसे आसानी से बाहर खींचा जा सकता है। मगर जैसा कि मैंने बताया कि ये होल इतना पतला था कि इसमें तो खुद ऑस्कर के पैर बेंड नहीं हो रहे थे, तो यहाँ फोर्स लगा करके कॉलर बोन को कैसे तोड़ा जा सकता था। फोर्स लगाने के लिए भी थोड़ी जगह चाहिए होगी। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। केव के अंदर ऑक्सीजन मेंटेन रखने के लिए लगातार ऑक्सीजन बोतल्स भी लाए जा रहे थे। एक के बाद एक रेस्क्यूअर्स अपनी जान को खतरे में डालते हुए नीचे जा रहे थे, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद बारिश होने लगी तो हालात और भी बिगड़ गए, जिसकी वजह से सारे लोगों के सेफ्टी के लिए केव में मौजूद सारे लोगों को बाहर आना पड़ा। अब अगले दिन जब बारिश खत्म हुई तब एक डॉक्टर सॉफ्ट ओपनिंग के जरिए ऑस्कर की ब्रीदिंग सुनने की कोशिश करता है, बट सैडली ऑस्कर की सांसें रुक चुकी थी और वो वहीं अटके हुए इस दुनिया से जा चुका था। 24 नवंबर 2009 यूएसए में ऊटा नाम की एक जगह है, और इस जगह पर पहाड़ी इलाकों में एक केव सिस्टम है, और उस केव का नाम है नटी पटी केव। 24 नवंबर के दिन रात के 8 बजे जॉन एडवर्ड जोनस और इसका भाई जॉस और इनके साथ 10 और मेंबर्स नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे मैं याद दिला दूं कि ये वही जगह है जहां करीबन 6 साल पहले एरन रैडसन का हाथ एक चट्टान में फंसकर अटक गई थी, जहां उसे भूखे प्यासे 5 दिनों तक अटके रहना पड़ा था, और फिर आखिरकार कोई मदद ना मिलने की वजह से उसे वहां से निकलने के लिए खुद के हाथों को काटना पड़ा था। बाय द वे एरन रैडसन के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। खैर अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दरअसल 24 नवंबर 2009 को जॉन अपनी वाइफ के साथ अपने घर आता है अपनी फैमिली से मिलने। इसके आने की खुशी में फैमिली पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। इनका इससे भी मन नहीं भरता तो ये इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक प्लान सोचते हैं। प्लान ये था कि नटी पटी केव को एक्सप्लोर किया जाए। इसलिए आज के ही दिन रात के 8 बजे जॉन, उसका भाई और उसके साथ 10 लोग इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले का 1 घंटा तो बहुत सही गुजरा, यहाँ तक कि 1 घंटे के अंदर ही इन्होंने इस केव में एक नई जगह को खोजा।
दी बिग स्लाइड। ये जगह इतनी बड़ी थी जहाँ ये लोग अपने बॉडी को फ्री रख सकते थे, इसलिए ये लोग एक दूसरे को चैलेंज करने लगते हैं इस केव के सबसे खतरनाक जगह पर जाने के लिए, यानी बर्थ कैनल। बर्थ कैनल इतनी तंग जगह थी जहाँ बहुत कम लोग ही फिट हो पाते थे। सबसे आगे जॉन था, उसके बाद जॉश। इन दोनों के अलावा इनके पीछे 3 लोग और आ रहे थे। खैर सब बर्थ कैनल की तरफ बढ़ने लगे। बर्थ कैनल के पास आते ही केव 2 भागों में बट जाती है और जॉन जो कि सबसे आगे था वो जोश जोश में बिना कुछ सोचे समझे लेफ्ट वाले केव में चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि जिस केव की तरफ वो जा रहा है आज से पहले उस केव में कोई भी नहीं गया था। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता जा रहा था केव और ज्यादा छोटा और संकरा होते जा रहा था, इतना संकरा कि उसे अपने हाथ पैर चलाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। जॉन यहाँ तक आते आते इतना तो समझ चुका था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। उसे जल्द से जल्द पीछे जाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो खुद को टर्न करके वापस जा सके। आखिर में वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुँच पाते हैं। हालांकि करीबन 3 सालों पहले एक 16 साल का बच्चा यहाँ पर फंस गया था, लेकिन वो सिर्फ 5 फुट 7 इंच का था। फिर भी उसे वहाँ से निकालने में 14 घंटों का मशक्कत करना पड़ा था। जॉन तो फिर भी 6 फीट का था। वो जब भी सांस लेने की कोशिश करता था तब छाती फूलने के लिए जगह ही नहीं थी। जैसे तैसे करते हुए जॉन आगे की तरफ बढ़ता है। आगे आने पर इसे एक होल नजर आता है जिसे देख करके इसे लगता है कि इस होल के सहारे वो टर्न हो करके यहाँ से निकल सकता है। इसी वजह से जॉन उस होल की तरफ बढ़ता है, बट आगे जाते ही जॉन को पता चलता है कि ये कोई होल नहीं बल्कि डेड एंड था जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। जॉन अब 10 बाई 18 के होल में उल्टा फंस चुका था। अब यहाँ से ये ना आगे जा सकता था और ना ही पीछे, क्योंकि पहली बात तो जॉन पहले से ही अपने हाथ और पैरों को हिला नहीं सकता था। दूसरा ये कि अब वो उल्टा था और तीसरा ग्रेविटी जो जॉन को अपनी तरफ खींच रही थी। यहाँ इतना तो कंफर्म था कि जॉन बिना किसी के हेल्प के यहाँ से 1 इंच भी मूव नहीं हो सकता था। इसलिए जॉन अपने भाई को आवाज लगाने लगता है। जॉन जहाँ से केव में सर के बल आया था वहीं जॉश उल्टा आता है, यानी कि अपने पैरों के बल। यहाँ आने के बाद जॉश देखता है कि यहाँ तो इसके भाई का सिर्फ पैर ही दिख रहा था, मानो जैसे होल ने जॉन को पूरी तरह से निगल रखा हो। जॉश अपना पैर अपने भाई के पैरों में फंसाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, बट जॉन बाहर आने के बजाय और अंदर ही चला जा रहा था। 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बावजूद भी जब कोई बात नहीं बनती तब जॉश प्रोफेशनल रेस्क्यूअर्स की मदद लेने के लिए निकल पड़ता है। John Jones went to BYU and is in his 2nd year of med school. Outdoors, head down, and that would tell me that he was probably still on his way or get hurt. करीबन 3 घंटे के बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर सूजी मटोला वहां पर पहुंचती है, जिसकी हाइट मात्र 5 फुट 3 इंच थी। इसी वजह से सूजी आसानी से जॉन के पास पहुंच जाती है। यहाँ आने के बाद सूजी देखती है कि यहाँ की हालत तो बद से बदतर थी। फिर भी सूजी जॉन को बाहर निकालने के जद्दोजहद में लग जाती है। 2 घंटों के कड़ी मेहनत के बाद भी जब कोई बात नहीं बनती तब थक हार करके सूजी को केव के बाहर आना पड़ता है। इस वक्त तक केव के बाहर जॉन के फैमिली के साथ साथ 30 रेस्क्यूअर्स भी पहुंच चुके थे और जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग आइडियाज सोच रहे थे। कुछ देर बाद ये लोग जॉन को रस्सी के सहारे बाहर खींचने का प्लान बनाते हैं, इसलिए जॉन के पैरों में रस्सी बांध करके रस्सी को खींचने की कोशिश किया जाता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। रस्सी बीच वाले मोड़ से घिसने की वजह से इनका ये आइडिया उतना कारगर साबित नहीं होता। तो इसे सुलझाने का बस एक ही रास्ता था कि इस केव में ड्रिलिंग करके पुलिस सिस्टम बना दिया जाए, तब रस्सी को आसानी से खींचा जा सकता था। बट यहाँ पर एक और दिक्कत थी कि इस केव में सिर्फ ड्रिलिंग मशीन को लाने में ही 1 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता और अंदर लाने के बाद ड्रिलिंग करके पुलिंग सिस्टम बैठाने तक कई घंटे लग सकते थे। और वहाँ मौजूद डॉक्टरों के हिसाब से जॉन के पास उतना समय नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी अपसाइड डाउन पोजीशन में अटकी हुई थी और जॉन लगातार कई घंटों से इसी पोजीशन में था और उसका उल्टा होने की वजह से उसके शरीर का सारा खून लंग्स और सर की तरफ जा रहा था। और हमारी बॉडी ऐसी सिचुएशन के लिए नहीं बनी। अगर जॉन को जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए यहाँ पर फैसला किया गया कि ड्रिलिंग का काम तो चलता रहेगा,
लेकिन जब तक ये ड्रिलिंग का काम पूरा नहीं होता तब तक एरॉन नाम का एक बंदा जॉन को शांत रखने, पैनिक ना होने देने और उसे निकालने की कोशिश में लगा रहा। बीच बीच में जॉन को पीने के लिए पानी भी दिया जाता था। यहाँ तक कि जॉन की वाइफ भी इससे बातें कर रही थी। कुछ घंटों के बाद पूलिंग सिस्टम जब तैयार हो जाती है तब जॉन के पैरों में रस्सी बांध करके उसे खींचा जाता है। बट जॉन जिस होल में फंसा हुआ था उसके जस्ट ऊपर केव का सरफेस था और इसे खींचने पर इसका पैर उसी सरफेस में टकरा रहा था और जॉन का पैर भी वहाँ से टेढ़ा नहीं हो सकता था। यहाँ इनका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। रेस्क्यूअर्स के अनुसार जॉन को यहाँ से निकालने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था, उसके पैरों को काट दिया जाए। बट ऐसा करना भी सही नहीं था। करीबन 27 घंटे जॉन को बाहर निकालने की कोशिश में लग चुके थे। बट आखिरकार आफ्टर 28 घंटों के बाद 25 नवंबर की रात 11:56 पर जॉन की सांसें थम जाती हैं। रेस्क्यूअर्स जॉन के डेड बॉडी को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन अब भी कोई फायदा नहीं होता। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने ये फैसला किया कि जॉन की बॉडी को बाहर न निकाला जाए और इस घटने के बाद और कोई घटना यहाँ पर न हो, केव को कंक्रीट से सील कर दिया गया। जॉन की बॉडी उसी केव में दफन है।